फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हुए हैं और इस प्रैक्टिस सेट से आपका जो सीटेट 2023 है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इससे पहले भी हमने कई प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। अगर किसी ने भी वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो हम बिना समय गंवाए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। पहला क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जल्दी से दें दोस्तों कि पहला क्वेश्चन क्या है। डैश स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। नंबर 1 भागना, नंबर 2 पकड़ना, नंबर 3 आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या नंबर 4 निछोड़ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। अगर इसे आप डिटेल में जानेंगे दोस्तों तो डिटेल में हो जाएगा कि भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक कौशल ऐसी विधि है जिसे एक बच्चा अपने हाथों, पैरों, टांगों या अपने पूरे शरीर के साथ करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहले वाले का हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। नंबर 1 शीर्षगामी सिद्धांत, नंबर 2 अधोगामी सिद्धांत, नंबर 3 पारस्परिकता या संपर्क का सिद्धांत या नंबर 4 बहिष्कार का सिद्धांत। तो इसका भी जल्दी से आप आंसर बताएं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अधोगामी सिद्धांत। इसे भी दोस्तों डिटेल में जानते हैं हम कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है जहां विकास शरीर से केंद्र की ओर होता है और चरम सीमा की ओर बढ़ता है। और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। नंबर 1 आस पड़ोस और मुद्रक संचार, नंबर 2 विद्यालय और कानून, नंबर 3 सामाजिक नीति और धर्म या नंबर 4 परिवार और आस पड़ोस। ठीक है, तो पहले वाले का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4 यानी कि परिवार और आस पड़ोस। ठीक है, इसे भी डिटेल में जानते हैं कि बहुत छोटे बच्चों के लिए परिवार और आस पड़ोस समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं और समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बच्चा अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करना सीखता है। चलिए इसी के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्या कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। नंबर 1 संवेदीगामक, नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक या नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक या नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसे भी जानते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे औपचारिक चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। इन्होंने विभिन्न आयु के बच्चों के बीच संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया और इसे विभिन्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया और इनकी ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कौन सी है संवेदीपेशी अवस्था, और नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई।
फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाता है? नंबर 1 विकेंद्रीकरण में कठिनाई, नंबर 2 जीववादी सोच, नंबर 3 लाक्षणिक प्रकार्य, या फिर नंबर 4 काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। क्या दर्शाता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि विकेंद्रीकरण में कठिनाई। अब इसे भी डिटेल में जानते हैं, यानी कि प्रश्नागत उदाहरण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकेंद्रीकरण में कठिनाई को दर्शाता है, क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने, उसमें विभेद करने और एवं वस्तु स्थायित्व आदि गुणों का विकास हो जाता है, किंतु उन्हें अभी भी विकेंद्रीकरण में कठिनाई होती है, जिसका पर्याप्त विकास अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 वर्ष से आगे में होता है। तो इसी के साथ में इसका हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनु का तर्क है कि वे केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण किस चर को दर्शाता है? नंबर 1 आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, नंबर 2 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, नंबर 3 अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या नंबर 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास। तो इसको भी थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं, जिनमें ये उदाहरण अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के चरण को दर्शाता है। इसी के साथ में इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? नंबर 1 उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, नंबर 2 सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, नंबर 3 ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, नंबर 4 बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। यही हमारा क्या है, पाठ प्रदान करना है दोस्तों, ये पाठ प्रदान करने का एक तरीका है। तो इसे भी थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का सही तरीका उन्हें ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना है। वाइगोत्स्की ने अपने समीपस्थ विकास सिद्धांत के द्वारा इसकी यानी कि पाठ या सहारा देने की वाली जो अवधारणा है ये प्रस्तुत की थी। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? नंबर 1 कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, नंबर 2 सहयोगात्मक अधिगम, या नंबर 3 परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या नंबर 4 मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सहयोगात्मक अधिगम। लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा किसको बढ़ावा दिया है? सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया है। इसे भी थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया, जिसमें शिक्षार्थी अपने वयस्क साथी या अध्यापक के सहयोग से जानकारी एकत्र करते हैं और फिर उसी जानकारी का उपयोग अपने कार्य को निर्देशित करने के लिए करते हैं। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझाया जाता है? नंबर 1 ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, नंबर 2 ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, या नंबर 3 केवल व्याख्यान विधि के सीखने में सक्षम, या नंबर 4 स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। तो इसमें कौन सा वाला हमारा सही हो जाएगा? यानी कि इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे भी थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं दोस्तों कि एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में अधिगमकर्ताओं को समझा जाता है। एक अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की संकल्पना को प्रस्तावित किया, जिसमें प्रायोगिक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम पर बल दिया गया, जिससे छात्रों को उनके वातावरण को अपनाने और सीखने के लिए परस्पर क्रिया करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा दर्शन में बताया गया है कि शिक्षकों को बच्चों को रटने पर निर्भर होने के बजाय कैसे सोचना है ये सीखना चाहिए। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर हो गया 2
इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वे किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? नंबर 1 भाषीय, नंबर 2 संगीतीय, नंबर 3 स्थानिक या नंबर 4 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्थानीय बुद्धि। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वे स्थानिक बुद्धि दर्शाती है। स्थानिक बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत का एक क्षेत्र है जो स्थानिक निर्णय और मन की आंखों से कल्पना करने की क्षमता से संबंधित है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ, इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। ये कथन क्या दर्शाता है? नंबर 1 भाषा और संज्ञान संबंधी नहीं है, या नंबर 2 जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, या नंबर 3 भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, या नंबर 4 भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप में संज्ञान में देरी आ जाती है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। तो इसे भी थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स को दिए सवालों को जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। ये कथन दर्शाता है कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। ले वाइगोस्की के अनुसार भाषा प्राप्त करके बच्चे अपने मानसिक कार्यों को संशोधित करते हैं। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर भाषा के प्रभाव पर बल दिया। उनके अनुसार भाषा उच्च मानसिक कार्यों के लिए विकास को सुसाधित करती है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ, इसके साथ में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्रदान करती है, यह प्राप्त करती है। यह नंबर 2 गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है। ये नंबर 3 एक जन्मजात जैविक गुण है। ये नंबर 4 सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन। इसे थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं जो दोस्तों। जेंडर यानी कि लिंग एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। विभिन्न कार्यों को एक ऐसी विशेष लिंग से जोड़ देना सामान्यतः ये माना जाता है कि घर के सभी कार्य महिलाओं के हैं, उस कार्य को पुरुष नहीं कर सकते, या घर के बाहर का कार्य केवल पुरुष एवं लड़के कर सकते हैं, महिलाएं नहीं। ये जेंडर की रूढ़िवादी धारणाएं हैं जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ये कथन है। नंबर 1 सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। नंबर 2 सही है क्योंकि ये कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। नंबर 3 गलत है क्योंकि इसे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। ये नंबर 4 गलत है क्योंकि ये बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। ये कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? नंबर 1 संदर्भित, या नंबर 2 मानकीकृत, या नंबर 3 मानदंड संदर्भित, या नंबर 4 अध्यापक अभिमुखी। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संदर्भित। इसे डिटेल में जानते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन संदर्भित होना चाहिए। मूल्यांकन से पता चलता है कि सीखने वालों के द्वारा महारत के वांछित स्तर को प्राप्त किया गया है या नहीं किया गया है। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? नंबर 1 बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना, या नंबर 2 किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीकों को प्रोत्साहन करना, या नंबर 3 प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, या नंबर 4 ऐसी समस्या प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक अध्यापिका द्वारा ऐसी समस्या प्रस्तुत करना जिसके लिए नवचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। सृजनात्मक सोच किसी
वस्तु, विचार, कला, साहित्य से समृद्ध किसी समस्या का समाधान नवीन ढंग से निकालने, किसी विशिष्ट में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सर्जित करने की प्रक्रिया है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया 4। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने 15 क्वेश्चन कवर किए और अब अगली वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।